Hello friends, welcome to our YouTube channel South to Learn। आज हम लोग CBSE क्लास 10 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि रिसोर्स कहते किसे हैं। हम लोग के इन्वायरमेंट में अगल बगल जो भी मटेरियल प्रेजेंट है जिसे हम लोग यानी ह्यूमंस अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें ही हम लोग रिसोर्स कहते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो हम लोग के इन्वायरमेंट में अगल बगल जो भी सामान या मटेरियल प्रेजेंट है जिसे हम लोग टेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम लोग रिसोर्स कहते हैं। लेकिन वे मटेरियल्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग के अर्थ में कोई मटेरियल प्रेजेंट है जो बहुत ज़्यादा हम लोग के अर्थ के बहुत ज़्यादा अंदर है और हम लोग के पास वैसे टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उतना अंदर जाके माइनिंग कर सकें, तो वो हम लोग के लिए टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल नहीं है, तो उस मटेरियल को हम लोग रिसोर्स नहीं कहेंगे। और नेक्स्ट देखा जाए कि अगर मान लीजिए वे हम लोग के मशीन्स इतना कैपेबल हैं माइनिंग करने के लिए उतने अंदर जाके, लेकिन उन्हें माइनिंग करने का जो खर्च आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो हम लोग के लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, इसलिए हम लोग उसे भी रिसोर्स नहीं कहेंगे और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से कुछ गिने चुने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले दे हैव यूटिलिटी, वे हम लोग के बहुत सारे काम आते हैं, अभी हम लोग ने पढ़ा, तो दे हैव यूटिलिटी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ देम आर लिमिटेड इन नीड, क्वांटिटी एंड सप्लाई। ये बहुत मेन है कि मैक्सिमम आप लोग देख सकते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में, ये सब वापस बनने में हज़ारों साल लग देते हैं। आप लोग ने हमेशा सुना होगा टीवी पर चार आते रहते हैं कि हम लोग को ट्रैफिक सिग्नल पे जब गाड़ी रुकी हो तो इंजन बंद करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग को जागरूक किया जाता है कि हम लोग पेट्रोलियम और डीजल बचाएं, क्योंकि वो हज़ारों साल ले लेंगे फिर बनने के लिए और फिर हम लोग पास वो सब नए रह जाएंगे, तो हम लोग पास रिसोर्स की कमी हो जाएगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में। चलिए तो तीसरा पॉइंट देखते हैं। Their development depends upon the knowledge of man, his scientific temperament and the level of technology। रिसोर्स का जो डेवलपमेंट होता है बहुत सारी चीज़ पर निर्भर करता है, जैसे कि नॉलेज ऑफ मैन का कितना अच्छा नॉलेज है उस रिसोर्स के लिए, उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट कितना अच्छा है और हम लोग का टेक्नोलॉजी कितना एडवांस्ड है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दे मेक आवर लाइफ पॉसिबल एंड कंफर्टेबल। ये बहुत मेन पॉइंट है। हम लोग रिसोर्स के ही चलते हम लोग का जिंदगी इस पृथ्वी पे संभव है, वरना हम लोग का जिंदगी इस पृथ्वी पे संभव ही नहीं रहता। जैसे कि वाटर रिसोर्स ही देख लीजिए, वाटर बिना तो आप जानते हैं कि हम लोग का जिंदगी कभी संभव ही नहीं हो सकता था। नेक्स्ट, देयर वैल्यू चेंजेस विद चेंज इन टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टाइम। उन लोग का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी, स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में उन लोग का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। नेक्स्ट है सिंगल रिसोर्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाए तो सॉइल ही हम लोग के कितने काम आता है, एग्रीकल्चर में, पॉट्स बनाने में, ब्रिक्स बनाने में। और हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं एक वाटर तो आप जानते हैं कि हम लोग के डेली लाइफ में कितना यूज़ आता है। चलिए ये हो ही है। नेक्स्ट देखा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, नेचुरल, ह्यूमन, ये सब ये आप देख लीजिए, ये बहुत मेन है। ये पूरा एक हैंडमेड नोट्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे वेबसाइट पे जाके आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से एकदम है। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन वेरियस बेसिस। हम लोग रिसोर्स को बहुत बेसिस पे बांटते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे बांटते हैं। नेक्स्ट है एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, थर्ड ओनरशिप के बेसिस पे और स्टेटस डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं ये सब भी। फर्स्ट है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स को बांटते हैं। इसमें हम लोग दो तरीके से रिसोर्स को बांटते हैं, बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्सेज।
बायोटिक रिसोर्स में सिंपली बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसके पास लाइफ है उन्हें हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया और भी सब चीज़ें। और एबायोटिक रिसोर्स में सिंपली जो नॉन लिविंग थिंग्स है हम लोग के इन्वायरमेंट उन्हें ही हम लोग एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया और भी सब चीज़ें। नेक्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग रिसोर्स को दो तरीके से बांटते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नाम से पता चल रहा है रिन्यूएबल मतलब जो रिप्लेनिश हो सके, जो रिन्यू हो सके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उन्हें ही हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेते हैं रिप्लेनिश एक्सेट्रा। मैंने आपको ऊपर बताया भी था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स में कि मैक्सिमम रिसोर्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, डीजल्स हो गए, ये सब। तो थर्ड बेसिस हम लोग का आता है ओनरशिप। हम लोग ओनरशिप के बेसिस पे भी रिसोर्स को बांटते हैं और इसमें सबसे पहला आता है हम लोग का इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कोई एक इंडिविजुअल ओन करता है, जैसे कि आप, हम, ये कोई एक इंडिविजुअल अगर ओन करे कोई रिसोर्स को तो उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं, जैसे प्लॉट्स हो गया, हाउस हो गया, कार हो गया और एक्सेट्रा। और सेकंड बेसिस पे सेकंड ओनर में होता है कम्युनिटी ओन रिसोर्स। अगर कोई रिसोर्स है उसे कोई एक कम्युनिटी ओन कर रहा है, कोई एक इंडिविजुअल नहीं, पूरा कोई एक कम्युनिटी ओन कर रहा है, उसे हम लोग कम्युनिटी ओन रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि ब्यूरियल ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क्स और भी सब चीज़ें, ये कम्युनिटी ही ओन करता है, कोई एक इंडिविजुअल नहीं। थर्ड आता है हम लोग का नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्स में वो रिसोर्स आता है जिसे कोई एक इंडिविजुअल नेशंस ओन करता है, जैसे कि इंडिया, जापान, ये कोई एक इंडिविजुअल नेशंस कोई रिसोर्स को ओन करे उसे नेशनल रिसोर्स कहते हैं, जैसे फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। फोर्थ आता है हम लोग का इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स कोई एक सिंपली कोई एक कंट्री, इंडिविजुअल कंट्री नहीं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन करता है, इंटरनेशनल बॉडीज ओन करता है, उसे हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 2000 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बिलोंग टू ओपन ओशियन। ये कोई एक इंटरनेशनल बॉडीज ओन करता है, कोई एक इंडिविजुअल नेशन का नहीं होता है। नेक्स्ट बेसिस पे हम लोग जिसे रिसोर्स को बांटते हैं वो होता है स्टेटस डेवलपमेंट। स्टेटस डेवलपमेंट के बेसिस पे भी हम लोग रिसोर्स को बांटते हैं। इसमें भी हम लोग 4 तरीके से रिसोर्स को बांट सकते हैं। पहला होता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स सिंपली वैसे रिसोर्स होते हैं जो कि किसी रीजन में फाउंड होते हैं लेकिन अभी हम लोग उन्हें यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में देख लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में सब लोग जानते हैं बहुत गर्मी होता है, बहुत वहाँ धूप होता है, तो मामूली बात है वहाँ सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम लोग वहाँ सोलर एनर्जी को सोलर पैनल लगा के यूज़ नहीं करते हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग उन्हें पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे। उन्हें हम लोग रिसोर्स नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम लोग उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो पोटेंशियल रिसोर्स में आते हैं। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स सिंपली वैसे रिसोर्स होते हैं जिनको हम लोग फुली कंज्यूम कर सकते हैं, फुली हम लोग उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लोग वो पूरे डेवलप्ड है, हम लोग उससे जितना भरपूर इस्तेमाल उनका कर पा रहे हैं, जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब आते हैं। थर्ड आता है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स वैसे रिसोर्स है जिसके पास पोटेंशियल है कि हम लोग का यानी ह्यूमंस का नीड्स सेटिस्फाई कर सके, लेकिन अभी हम लोग उतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है कि हम लोग उनका यूज करके अपना नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। जैसे कि यूज़ ऑफ वाटर, मतलब हम लोग सब लोग जानते हैं कि वाटर 2 चीज़ से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत अच्छा फ्यूल का काम करता है, लेकिन अभी हम लोग वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसे हम लोग स्टॉक रिसोर्स कहते हैं। लेकिन हम लोग नियर फ्यूचर में जरूर कर पाएँ, इसलिए हम लोग इस रिसोर्स को हम लोग स्टॉक रिसोर्स में रखते हैं। और रिजर्व रिसोर्स चौथा आता है, और इसे हम लोग एक तरह से स्टॉक रिसोर्स का ही पार्ट कह सकते हैं। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट टू यूज इन द नियर फ्यूचर। जैसे कि मैंने आपको बताया, नियर फ्यूचर में ये पुट हो सकता है, अपने काम में नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम में लाया जा सकता है रिजर्व रिसोर्स को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि पहले बहुत सारे टीम जो होते हैं खेलने के लिए वो पहले से प्लानिंग करते हैं कि हमें ऐसा खेलना है, वैसा खेलना है। अगर हम लोग पिकनिक पे जाते हैं तो हम लोग प्लानिंग करके जाते हैं कि हमें पहले ये करना है, वो करना है, ऐसे हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है, और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स में पढ़ चुके हैं कि हम लोग को प्लानिंग रिसोर्स सब लिमिटेड होता है, मैक्सिमम रिसोर्स जो है लिमिटेड होता है सप्लाई में, इसलिए इसमें रिसोर्स प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो देखते हैं, प्लानिंग इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स। जैसे मैंने बताया, जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स के लिए प्लानिंग बहुत एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है। और इंडिया जैसे कंट्री में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पे इनॉर्मस डाइवर्सिटी है रिसोर्स का। और देयर आर सम बहुत सारे रीजन्स हैं इंडिया में जो कि सेल्फ सफिशिएंट है कुछ रिसोर्स के लिए, लेकिन वही रीज़न कुछ रिसोर्स में एक्यूट शॉर्टेज है। जैसे कि हम लोग फिर से राजस्थान का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी का रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। भले ही हम लोग अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा है सोलर एनर्जी। हम लोग फ्यूचर में से उस सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्स बहुत कमी है, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। हम लोग रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम लोग क्या प्लान करते हैं इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के लिए। तो 3 पार्ट, बहुत इसका 3 स्टेजेस होते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे रिसोर्स है, कहाँ पे इन्वेंट करते हैं कि हाँ इस जगह रिसोर्स है, इस जगह रिसोर्स नहीं है। तो हम लोग कैसे करते हैं, पहले सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं। सेकेंड स्टेज हम लोग का आता है, जब हम लोग इन्वेंट कर लिए उसे इवॉल्व करेंगे प्लानिंग स्ट्रक्चर। वहाँ पे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है कि नहीं, स्किल है कि नहीं, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करते हैं वहाँ पे, ताकि हम लोग उस रिसोर्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकें। उन लोग को ऐसा नहीं कि हम लोग किसी जगह बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, लेकिन वहाँ पे हम लोग को टेक्नोलॉजी और स्किल ले जाने के लिए ही हम लोग इतना ज़्यादा खर्चा आ जाए कि हम लोग लॉस हो सके। तो इस ऐसे जगह हम लोग रिसोर्स प्लानिंग नहीं करते हैं। और तीसरा जो मेन है, मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। ऐसा रिसोर्स को हम लोग करना चाहिए कि जो पूरा नेशनल के डेवलपमेंट में काम आए। इसलिए इंडिया जो है बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में, ताकि हम लोग का रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से अच्छा हो सके। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। हम लोग अभी पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स में कि लिमिटेड होता है, इसलिए हम लोग को कंजर्व करना चाहिए रिसोर्स, और ये बहुत ज़रूरी है कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स होता क्या है असली में, तो केयरफुल यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स बाय मैन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हम लोग सिंपली कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं। केयरफुल यूटिलाइजेशन करना और उनका मैनेजमेंट करना रिसोर्स का, सिंपली इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स करते हैं। और इरेशनल कंजप्शन और ओवर यूटिलाइजेशन हम लोग को बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के रिजल्ट में देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग को रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए, और ये बहुत सारे फ़ायदे में करता है। ये हम लोग का प्रेजेंट डे डिमांड के साथ साथ फ्यूचर डिमांड्स, फ्यूचर जनरेशन के डिमांड्स को भी फुलफिल करता है। इसलिए हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स बहुत ज़रूरी है, और हमें ज़रूर से ज़रूर कंजर्व करना चाहिए। अधिक से अधिक जितना हो सके हमें रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो सिंपली डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना प्रोवाइड करे, कोई डैमेज ना करे, उसे हम लोग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। तो जब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इतना ज़रूरी है हम लोग के लिए, तो देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग के पास उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग के पास क्या क्या इसेंशियल वर्क है जो हम लोग कर सकते हैं कंजर्व करने के लिए रिसोर्स को। तो पहला हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ करें सस्टेनेबल मैनर में। सेकेंड, हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स का डिप्लेशन कम से कम करना चाहिए। थर्ड है, हम लोग को वेरिड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाइल्ड लाइफ है उसे हम लोग को कंजर्व करना चाहिए, और फ्लोरा फौना को हम लोग को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह का रिसोर्स ही है। और नेचुरल इन्वायरमेंट को कभी हार्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग क्रिएट कर देता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट, इनेबल कम्युनिटीज़। हम लोग कम्युनिटी को अलग अलग तरह के कम्युनिटी बनाना चाहिए। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट बनाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। सब डिपार्टमेंट क्यों बनता है, क्योंकि ये लोग का काम होता है कि ये लोग रिसोर्स को कंजर्व करें, ताकि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एक अच्छे मैनर में और एक अच्छे लेवल पे हो सके। नेक्स्ट हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, और क्योंकि ये हम लोग को सॉइल प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, अंडरग्राउंड वाटर्स, और भी वो सब चीज़ हम लोग को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक पाई चार्ट है, ये बताता है कि इंडिया में कैसे रिलीफ फीचर्स, वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स को बताता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का जो ये प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग के इंडिया का टोटल 43% लैंड एरिया प्लेन्स है।
ये पाई चार्ट में आप लोग देख सकते हैं, ये जो हम लोग का ये उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब इसी प्लेन्स में ही आते हैं। और जो नॉर्थन पार्ट हो गया और ईस्टर्न पार्ट हो गया, हिमालय, जम्मू कश्मीर, असम, ये लोग माउंटेन्स रीजन्स है। तो 30% एरिया हम लोग का माउंटेन्स भी है टोटल, और 27% जो है वो प्लेट्यूज़ में आते हैं। आप लोग ने जरूर सुना होगा डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सब टोटल इंडिया का 27% कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये वही जो मैंने बताया आपको वही चीज़ है। और ये 2 पाई चार्ट है, इसे आप लोग देख सकते हैं, ये भी बहुत मेन है, इसे आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। 2 पाई चार्ट है, ये कंपैरिजन किया है 1960 से 1961 का लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया और 2014-15 का ये लेटेस्ट है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग, लैंड का कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे इंडिया का 22.78% टोटल लैंड एरिया फॉरेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा कम है क्योंकि एक आइडियल फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए किसी भी कंट्री में 33.33%, जो एक आइडियल होता है, लेकिन हम लोग में तो 22% ही है केवल, तो इसलिए थोड़ा कम है। फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ी कमी है, इसलिए हम लोग को फॉरेस्ट बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि कंजर्व फॉरेस्ट, प्लांट मोर ट्रीज़, ये सब इसलिए सुनते आ रहे हैं। फिर सेकंड आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए नहीं होता है। इसमें बैरन लैंड हो गया, वेस्ट लैंड हो गया, और भी जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए होता है वो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में पास्चर लैंड आ गया, और लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स आ गया। ट्री क्रॉप्स जैसे कि एप्पल, बनाना, ये सब ट्री क्रॉप्स के लिए ये अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आता है। और पास्चर लैंड इंडिया में 3.38% है। नेक्स्ट कैटेगरी है हम लोग का फैलो लैंड। फैलो लैंड वैसा लैंड होता है जो फार्मर्स लोग छोड़ देते हैं कुछ साल के लिए या कुछ महीना के लिए, ताकि उसमें फर्टिलिटी वापस आ सके। लगातार उसमें क्रॉप ग्रोन करने में उस लैंड का फर्टिलिटी कम हो जाता है, और उस फर्टिलिटी को वापस लाने के लिए वो लोग फैलो लैंड का उस लैंड को कुछ महीनों के लिए छोड़ देते हैं ताकि उनमें फर्टिलिटी वापस आ जाए, और इसी लैंड को हम लोग फैलो लैंड कहते हैं। नेक्स्ट आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया आप लोग को नीचे ये डिफरेंस बिटवीन में बता देता हूँ कि नेट सोन एरिया क्या होता है। नेट सोन एरिया वैसा एरिया होता है जो कि साल भर में केवल एक बार, एटलीस्ट 1 टाइम तो ज़रूर से ज़रूर कल्टीवेट हो, उसे हम लोग नेट सोन एरिया कहते हैं। और सेकंड दिया है ग्रोथ सोन एरिया। ग्रोथ सोन एरिया सिंपली नेट सोन एरिया और वैसा लैंड जो एक साल में एक बार से ज़्यादा कल्टीवेट हो, वे दोनों लैंड का सम को ही ग्रोथ जोन एरिया कहते हैं। ये सिंपली लिखा है द नेट जोन एरिया प्लस द एरिया कल्टीवेटेड वंस इन अ ईयर इज कॉल्ड ग्रोथ जोन एरिया। ठीक है, और इसे आप लोग देख के जरूर जान गए हो कि नेट जोन एरिया स्मॉलर होता है ग्रोथ जोन एरिया से, और ग्रोथ जोन एरिया लार्जर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लैंड डिग्रेडेशन। हम लोग देख लेते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन का पहले 2 चीज़ देखेंगे, उसका क्या क्या कॉज होता है, कैसे लैंड डिग्रेडेशन होता है, और उसे हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग लैंड डिग्रेडेशन होने से रोक सकते हैं। रिक्लेमेशन एंड कंजर्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। पहले आइए देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। द रिडक्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। किसी भी लैंड के क्वालिटी में, यानी उसका सॉइल जो होता है उसका फर्टिलिटी कम हो जाए, उसका लैंड का जो क्वालिटी होता है वो ख़राब हो जाए, उसी को हम लोग सिंपली लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। तो उसका कॉज देख लेते हैं। सबसे पहला कॉज है डिफॉरेस्टेशन। जो पेड़ पौधे मतलब बहुत ज़्यादा कटते हैं उसी को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। जैसे फॉरेस्ट लोग हटा देते हैं कंस्ट्रक्शन साइट बनाने के लिए, उसी को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ये बहुत बड़ा कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का, सबसे बड़ा कॉज यही है डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट आता है डिग्रेडेशन बाय माइनिंग। कोई भी मटेरियल या कोई भी रिसोर्स का माइनिंग करने के लिए जो हम लोग माइनिंग करते हैं निकालने के लिए उससे भी डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन, उससे भी हम लोग को रोकना चाहिए। और चौथा आता है डिग्रेडेशन बाय इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो इन्फ्लुएंस होता है वो भी बहुत बड़ा कॉज है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। और पांचवा क्लॉज है फ्लड बाढ़ उड़ा आ जाता है, वो भी बहुत बड़ा कॉज है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, क्योंकि वो ऊपर का जो लैंड होता है उसका टॉप सॉइल को फ्लो कर देता है, उसको हटा देता है, इसलिए लैंड का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, इसलिए हम लोग उसे भी लैंड डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा कॉज मानते हैं।
नेक्स्ट आता है ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स। एनिमल्स जो ओवर ग्रेज कर जाते हैं, घास खाते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, वो भी बहुत बड़ा कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। पहला आता है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा हम लोग एफॉरेस्टेशन करके लैंड डिग्रेडेशन होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है बाय चेकिंग द ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग को चेक करके रोक के हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स हम लोग को अपनाना चाहिए। फिर प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ का इन्फ्लुएंस को, ट्रीटमेंट करने के बाद ही उन लोग को छोड़ना चाहिए, तब उससे भी लैंड डिग्रेडेशन पे बहुत अच्छा उससे हम लोग रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाय मेकिंग द डैम्स। हम लोग डैम्स और रिजर्वायर्स बना के फ्लड को रोक सकते हैं, और फ्लड को रोकते ही हम लोग का लैंड डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। और नेक्स्ट है हम लोग ओवरग्रेजिंग करने से रोकें एनिमल्स को, और एनिमल्स जो पालते हैं उन्हें जागरूक करें कि वो ओवरग्रेजिंग ना करें। नेक्स्ट है सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल हम लोग के रिसोर्स के लिए एक बहुत बड़ा साधन, हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है सॉइल। सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्स, और ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है, ये कभी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा। ये भले ही बनने में इसको ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, लेकिन ये सॉइल रिन्यूएबल रिसोर्स, ये कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यू हो सकते हैं। इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ का मीडियम होता है, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी लाइफ को भी सपोर्ट करता है। लेकिन सॉइल को बनने में एक फ्यू सेंटीमीटर्स के डेप्थ में बनने में वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा लेते हैं। और सॉइल का जो क्वालिटी होता है, उसका जो डिफरेंस होता है, वो बहुत सारी चीज़ पे निर्भर करते हैं, जैसे कि रिलीफ हो गए, पेरेंट रूट्स हो गए, और बेड रॉक, क्लाइमेट हो गया, वहाँ का क्या वेजिटेशन है, ये सब चीज़ पे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। यहाँ सॉइल प्रोफाइल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। टॉप सॉइल है, ये सबसे ऊपर टॉप सॉइल होता है, बहुत मेन होता है, ये ह्यूमस से होता है, इसमें फर्टिलिटी मेन होता है। और सेकंड लेयर होता है सब सॉइल विद सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले। थर्ड लेयर होता है सॉइल प्रोफाइल का वेदर्ड रॉक मटेरियल एंड वेदर्ड रॉक मटेरियल्स। और सबसे लास्ट सॉइल प्रोफाइल का लेयर होता है पेरेंट रॉक। इसी से सॉइल कैसा होगा, सॉइल का क्वालिटी क्या होगा, इसी पे मेन निर्भर करता है पेरेंट रॉक पे। चलिए हम लोग सॉइल प्रोफाइल भी देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। इंडिया में मेनली 6 तरह का सॉइल्स मिलता है। एलुवियल सॉइल, एलुवियल में भी 2 आता है, खादड़ और भांगड़। और सेकंड सॉइल मिलता है जो है वो ब्लैक सॉइल, थर्ड लैटराइट, फोर्थ रेड एंड येलो सॉइल, फिफ्थ एरिड सॉइल एंड सिक्स्थ फॉरेस्ट सॉइल। तो हम लोग नीचे देख लेते हैं हर सॉइल का एक अच्छा सा कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, और उस सॉइल पे कौन कौन सा मेजर क्रॉप्स ग्रो होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एलुवियल सॉइल सबसे पहले हम लोग देखते हैं। एलुवियल सॉइल वो सॉइल होता है जो रिवर्स और स्ट्रीम से आता है। रिवर्स और स्ट्रीम से उसके किनारे, रिवर्स और स्ट्रीम्स जहाँ से बहते हैं उसी के किनारे हम लोग को एलुवियल सॉइल मिलता है। नेक्स्ट हम लोग उसका देख लेते हैं एलुवियल सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला एलुवियल सॉइल का कलर देख लेते हैं। सिंपली एलुवियल सॉइल लाइट ग्रे से ऐश ग्रे तक का उसका कलर होता है। लाइट ग्रे से ऐश ग्रे तक का कलर का उसका डिफरेंस होता है, वेरीज करता है। और नेक्स्ट है कि वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस का मिलके बना रहता है। सैंड, सिल्ट और क्ले के डिफरेंट प्रोपोर्शन से मिलके एलुवियल सॉइल बनता है। थर्ड देख लेते हैं कि वो बहुत सारे मिनरल्स रखता है एडिक्वेट प्रोपोर्शन में, जो कि उसमें बहुत रिच रहता है। पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, ये तीन मिनरल्स है जिसमें एलुवियल सॉइल रिच होता है, जिस एलुवियल सॉइल के पास एक्सेस होता है। और लेकिन फॉस्फोरस एलुवियल सॉइल में बहुत कम होता है, दे लैक इन फॉस्फोरस। नेक्स्ट है उन लोगों का फर्टिलिटी बहुत अच्छा होता है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि सबसे बेस्ट सॉइल होता है फर्टिलिटी के मामले में, सबसे अच्छा फर्टिलिटी एलुवियल सॉइल का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो ये मेनली नॉर्थन प्लेन्स में मिलता है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। और अगर स्टेट्स देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और भी बहुत सारे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि एलुवियल सॉइल पे कौन कौन सा मेजर क्रॉप्स ग्रो होता है, कौन कौन सा क्रॉप्स वहाँ पे मेनली ग्रोन किया जाता है एलुवियल सॉइल पे। तो ये हो गया वीट, राइस, शुगर केन, वाइल्ड सीड्स, पल्सेस एक्सेट्रा। हम लोग देखते हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पंजाब ये सब हो गया वीट और राइस का मेन प्रोड्यूसर होता है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा मिलता है। और एलुवियल सॉइल का भी दो टाइप कर सकते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल को।
और उसका पहला हो गया खादर। खादर को कहते हैं हम लोग न्यू एलुवियल सॉइल। ये नया तरीका का एलुवियल सॉइल होता है और भांगर ओल्ड एलुवियल होता है। खादर फर्टाइल ज़्यादा होता है भांगर के कंपेरिजन में, और भांगर लेस फर्टाइल होता है खादर के कंपेरिजन में। और खादर सॉइल्स जो होता है वो खादर एलुवियल सॉइल्स मेनली हम लोग को रिवर ब्लैंक्स और फ्लड प्लेन्स के किनारे मिलता है, और लेकिन भांगर एलुवियल सॉइल जो होता है वो रिवर बैंक से अवे मिलता है, दूर मिलता है। और खादर जो है वो रिन्यूड फ्रिक्वेंटली, जल्दी से रिन्यूड हो सकता है, जल्दी से फिर से फॉर्म हो सकता है। और भांगर जो है वो उतना खादर के कंपेरिजन में उतना जल्दी रिन्यूड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सॉइल टाइप हम लोग देख लेते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुलर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इससे ब्लैक कॉटन सॉइल से आप लोग जान ही चुके होंगे कि इसमें ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे ज़्यादा उगता है। पहले हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है ये ब्लैक कलर का होता है, इसका कलर ब्लैक होता है। नेक्स्ट, ये किस किस मिनरल्स में रिच होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, CaCO3, और मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। नेक्स्ट होता है ये किस किस मिनरल्स में इसमें कमी होता है? वो होता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका दिस स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट। जब स्टिकी मतलब जब गीला हो जाता है ये मिट्टी तो फूल जाता है और स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका द डेवलप डीप क्रैक्स। जब सूख जाता है, जब पानी इस पर ब्लैक सॉइल पे नहीं पड़ता है तो ये क्रैक्स डेवलप कर लेता है, दरार इसमें पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। और ये मेनली वेल नोन होता है कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ये होल्ड कर सकता है। इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लें कि ब्लैक सॉइल कहाँ इंडिया के किस किस पार्ट में मिलता है। तो मेनली ये प्लेट्यू रीजन्स में मिलता है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। और यहाँ पे स्टेट्स दिया हुआ है महाराष्ट्र, MP, गुजरात, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और मेजर क्रॉप्स जो ब्लैक सॉइल पे ग्रोन किया जाता है वो कॉटन, वीट, शुगर केन, तंबाकू होता है। थर्ड सॉइल टाइप आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल के बारे में देखा जाए, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। रेड सॉइल जो होता है वो डेवलप होता है कहाँ? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे, ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो ये रेडिश कलर का तब होता है जब इसमें डिफ्यूज़न ऑफ आयरन, जब आयरन का डिफ्यूज़न होता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, तो उस सॉइल का कलर हो जाता है रेड सॉइल। और आप लोग जानते हो कि जब आयरन में रस्ट होता है तो वो भी रस्टिंग जो होता है, जंग लग जाता है तो वो भी लाल रंग का ही होता है। इसलिए आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं कि जब आयरन का डिफ्यूज़न होता है तो उसे हम लोग उस समय वो रेड सॉइल हो जाता है। और जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है यही सॉइल तो वो येलो कलर का हो जाता है। इस समय हम लोग इसे येलो सॉइल कहते हैं। और जो फाइन ग्रेन होता है रेड और येलो सॉइल का वो नॉर्मली फर्टाइल होता है, लेकिन जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है वो फर्टिलिटी उसका उतना अच्छा नहीं होता है। फाइन ग्रेन के कंपैरिजन में कोर्स ग्रेन का फर्टिलिटी ख़राब होता है। और ये पुअर होता है। इस लोग में जो मिनरल्स होता है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, इन लोग का मिनरल्स जो इसमें लैक करता है, ख़राब होता है, पुअर कंटेनिंग रहता है ये सब। लेकिन पोटास जो होता है, पोटास मिनरल इसमें बहुत अच्छे मात्रा में होता है रेड एंड येलो सॉइल में। तो हम लोग देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस किस इंडिया के किस किस भाग में हम लोग को रेड एंड येलो सॉइल मिल सकता है। तो यहाँ पे स्टेट्स दिया है, आप देख लीजिएगा, तमिलनाडु, कर्नाटका और ये सब है। और कौन कौन सा यहाँ पे मेजर क्रॉप्स ग्रोन होता है वो होता है मिलेट्स, कॉटन, पल्सेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट सॉइल टाइप है हम लोग का लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल जो होता है वो डेवलप्स होता है हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल एरिया में। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो ये रिच होता है आयरन ऑक्साइड और पोटास में। आयरन ऑक्साइड और पोटास इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की इसमें कमी होती है। और मेनली लैटराइट सॉइल का हम लोग यूज करते हैं ईंट बनाने में। ईटा ओटा जो हो गया, मेनली ब्रिक्स जो होता है लैटराइट सॉइल से ही बनता है, जो कि हम लोग के हाउस के कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो ये बहुत ही मेन सॉइल है, इसके बिना हम लोग को उतना स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है इट इज़ सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए भी सुटेबल होता है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालना होगा, तभी ये कल्टीवेशन के लिए काम आएगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल रहता है। ये किस किस पार्ट में मिलता है तो वो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, MP, और हिली एरियाज में मिलता है उड़ीसा और असम के। और कौन कौन सा क्रॉप इसमें ग्रोन होता है तो टी, कॉफ़ी, कैसीनट।
सब मैक्सिमम इसमें कैश क्रॉप्स इसमें ग्रोन किया जाता है, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कैसी नट हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट 5th सॉइल टाइप है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें जल्दी से। तो एरिड सॉइल का कलर होता है रेड से ब्राउन के बीच में, रेड से ब्राउन के बीच में इसका कलर डिफरेंस करता है, वेरीज करता है। इसका जनरली सैंडी होता है टेक्सचर में और सैलाइन होता है नेचर इसका। और इस जो मिनरल्स होता है CaCO3, जिप्सम, सोडियम, ये सब इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन मॉइस्चर और ह्यूमस इसमें बहुत कम होते हैं एरिड सॉइल में। और नाइट्रोजन इनसफिशिएंट होता है और फॉस्फेट नॉर्मल क्वांटिटी में होता है इस एरिड सॉइल में। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो वेस्टर्न राजस्थान और साउथ वेस्ट पंजाब और हरियाणा में एरिड सॉइल हम लोग को मिल जाता है। और मेनली हम लोग एरिड सॉइल पे मिलेट्स हो गया, ज्वार बाजरा और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। तो हम लोग आखिरी और लास्ट सॉइल टाइप पे आ जाते हैं, जो कि फॉरेस्ट सॉइल। इसका हम लोग जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका टेक्सचर जो होता है अकॉर्डिंग माउंटेन का जो इन्वायरमेंट होता है उस पर इसका टेक्सचर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वो ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस इसमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है फॉरेस्ट सॉइल में, लेकिन पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम इसमें की कमी होती है फॉरेस्ट सॉइल में। और वो लोमी होता है और सिल्टी होता है वैली साइड में, और कोर्स ग्रेन होता है अपर स्लोप्स में। अपर स्लोप्स में ये कोर्स ग्रेन मिलता है, लेकिन वैली साइड में ये लोमी और सिल्टी होते हैं। और इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ द हिमालयाज दिस सॉइल्स एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। ये डिन्यूडेशन एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि बर्फ़ जब गिरते हैं हिमालय से पिघल के, तो इसमें लैंड डिग्रेडेशन होता है, डिन्यूडेशन हो जाता है और एसिडिक हो जाता है और ह्यूमस कंटेंट भी बहुत कम हो जाता है। और जो लोअर वैली में लेकिन जो मिलते हैं सॉइल वो फर्टाइल होते हैं, उसमें क्रॉप्स अच्छे से ग्रोन किया जा सकता है, फर्टाइल होते हैं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया जाए तो सिंपली आप लोग जान ही गए होंगे ये फॉरेस्ट सॉइल माउंटेनियस रीजन में मिलता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी माउंटेनियस स्टेट्स में होगा, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और भी कोई स्टेट्स है, देख लीजिएगा आप लोग। और मेजर क्रॉप्स फ्रूट्स, टी, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा। हम लोग अब देख लेते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आज के समय में एक बहुत गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि सॉइल का इरोजन के कारण क्रॉप्स अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। तो सॉइल इरोजन देखिए क्या होता है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सिंपली सॉइल का जो कवर होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, वो उसका क्वालिटी में खराबी आता है, उसी को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन के भी दो टाइप होते हैं, सीट इरोजन और गली इरोजन। तो सीट इरोजन हम लोग देख लें सबसे पहले क्या होता है। सीट इरोजन को अगर हम लोग देखा है तो उसमें कभी कभी जब कोई वाटर का जो फ्लो होता है एक सीट की तरह लार्ज एरिया पे स्लोप करता है, जैसे कोई माउंटेन से जब कोई बर्फ़ पिघलता है तो एक पूरा एक एरिया को कवर करते हुए जाता है, तो पूरा टॉप सॉइल को हटा देता है। जो टॉप सॉइल होता है किसी भी लैंड का, उसका टॉप सॉइल को हटा देता है, तो उसका उस लैंड का फर्टिलिटी ख़राब हो जाता है। तो इसी इरोजन को हम लोग सीट इरोजन कहते हैं। और गली इरोजन में एक रनिंग वाटर जो होता है वो कट्स करता है, क्ले सॉइल को कट्स करते हुए जाता है और एक गलीज की तरह बना लेता है, डीप चैनल्स बना लेता है, गड्ढा की तरह गली की तरह बना लेता है। तो इसलिए हम इसे गली इरोजन कहते हैं। यहाँ गलीज की तरह बनाता है तो नाम से कंफर्म हो जाएगा आप लोगों को, गली इरोजन बनाता है। और इसी कारण से वो जगह जो है कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाता है, और इसी को हम लोग बैड लैंड भी कहते हैं। और कॉमनली इसे हम लोग स्टीप स्लॉप्स भी कहते हैं। स्टीप स्लॉप्स में कॉमन होता है, स्टीप स्लॉप्स जो मेनली स्टीप स्लॉप्स वाले जगह में गली इरोजन हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो ये इरोजन होता है सॉइल इरोजन, देख लें उसका कॉज क्या है, मेन कॉज क्या है कि क्यों सॉइल इरोजन होते क्यों हैं आखिर में। तो डिफॉरेस्टेशन, हमने पहले देखा था लैंड डिग्रेडेशन का भी कॉज होता है डिफॉरेस्टेशन। यानी डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ख़राब चीज़ है जिसे हम लोग को रोकना चाहिए, और इसके बदले हम लोग को एफॉरेस्टेशन जरूर करना चाहिए। सेकेंड कॉज होता है ओवरग्रेजिंग, अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स। फोर्थ होता है ओवर इरीगेशन। फिफ्थ होता है बाय माइनिंग, माइनिंग भी बहुत बड़ा एक कॉज है। सिक्स होता है बाय फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द स्लोप ऑफ द लैंड, द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। इस सब कारण से भी सॉइल इरोजन होते हैं। तब ये भी देख लिया जाए कि इन्हें हम लोग रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स, क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसे रोक के हम लोग उसके जगह पे एफॉरेस्टेशन करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो ये बहुत हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है और लैंड डिग्रेडेशन को भी रोकता है। ओवर ग्रेजिंग पे बैन लगाएं। थोड़ा बहुत ग्रेजिंग सही है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग अच्छा नहीं होता, इसलिए हम लोग को बैन लगाना चाहिए ओवर ग्रेजिंग पे। बाय काउंटर प्लगिंग, हम लोग को काउंटर प्लगिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टेरेस फार्मिंग जो माउंटेनियस रीजन में सीढ़ी की तरह बनाया जाता है, वो टेरेस फार्मिंग हम लोग करना चाहिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग करना चाहिए, अलग अलग क्रॉप हम लोग को लगाना चाहिए ताकि फर्टिलिटी मेंटेन रहे सॉइल का, सॉइल इरोजन नहीं हो। बाय मल्चिंग, हम लोग को मल्चिंग करना चाहिए ताकि सॉइल इरोजन बना रहे। बंडिंग द फील्ड्स को हम लोग को बंड करना चाहिए ताकि उससे भी हम लोग का सॉइल इरोजन कंट्रोल हो सके। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, अगर हम लोग डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहाँ उस लैंड का फर्टिलिटी, वहाँ पे फ्लड नहीं आएगा, इसलिए टॉप सॉइल नहीं हटेगा। टॉप सॉइल नहीं हटेगा तो वहाँ का फर्टिलिटी मेंटेन रहेगा। और आखिरी में, और ये भी बहुत मेन है, क्रॉप रोटेशन। हम लोग को हमेशा क्रॉप का रोटेशन करवाना चाहिए ताकि अलग अलग क्रॉप अगर मेंटेन होते रहे तो हम लोग उसका सॉइल का इरोजन हम लोग रोक सकते हैं। हम लोग चैप्टर के इन पे आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आगे मैं आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहूँगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलिए, थैंक यू।